नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। हमने अच्छे खासे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। टेलीग्राम चैनल पे मुझे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन मिले थे। मई जो सैस का पेपर हुआ था उसमें किसी ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डाला हुआ था। इस सेशन का पर्पस ये है कि हम खुद को भी जज करेंगे और ये देखेंगे कि जो मैंने मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है या जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है क्या। उस क्वेश्चंस के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि क्या उसका कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला है जो हमारा सेशन जो दिया जा रहा है, और आप उसको समझ करके क्या एग्जाम पास कर पाएंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर यदि हम डिस्कशन शुरू करते हैं, वहां आप देखेंगे कि जो नोट्स में जो मेंशन किया हुआ है जो चीजें, यदि आप उसको सही से करते हैं तो ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चन एटलीस्ट आप इतना तो कर पाएंगे कि आप इजिली पास हो सकते हैं, है ना। यदि वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तब भी। तो चलिए देखते हैं। पहला है डेटाबेस। मैंने क्लास लेते टाइम भी बताया था कि फर्स्ट जो आपको देखना है लेक्चर, वो देखना है डेटाबेस का। क्यों? क्योंकि डेटाबेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही हैं और यहां से आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑन द ट्रैक है। अब इसमें आप देखेंगे कि फुल फॉर्म कई सारे पूछा हुआ है। OLAP, DDL, SQL और ODBC। OLAP क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये है जैसे डेटाबेस जो आप बना रहे थे, है ना, स्कूल का डेटाबेस, कंपनी का डेटाबेस, बैंक का डेटाबेस, ये मल्टीपल तरह के टेबल्स बनते हैं और वो कॉम्प्लेक्स एक पूरा का पूरा उसका डेटाबेस बनता है। तो यदि हमको कुछ उसका क्वेरी का रिप्लाई चाहिए तो ऐसे कंडीशन में ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्वेरी मल्टी डायमेंशनल करना पड़ता है। तो इसके लिए भी टूल्स बना हुआ है और वो टूल्स है OLAP, जो कि क्या करता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस करता है। इन द सेंस जैसे आप एक तरह से गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक कि हमको न्यूज़पेपर सर्च करना है या हो सकता है आपको PC3 का कुछ टॉपिक सर्च करना है ना। तो आप जब सर्च करते हैं तो वो इस तरह के टूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्च करता है उसको, है ना, और आपको उससे रिलेटेड आउटपुट स्क्रीन पे प्रोवाइड करता है। और जब आप क्लिक करते हैं देन पार्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता है। तो यही है, ये मल्टी डायमेंशनल एनालिटिकल क्वेरी है जो कि कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है। DDL बहुत इजी, है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये भी मैंने बताया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आपको जो जो टॉपिक है, क्रिएट, रीनेम, ये वगैरह, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है क्या करने के लिए, स्कीमा डिफाइन करने के लिए, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ये सब याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, ये भी हमने देखा था। SQL का क्या पर्पस है, जो आप क्वेरी करते हो, है ना, कि हमें सिलेक्ट नेम, वेयर, एज ग्रेटर देन 20 ईयर। ये क्या है? ये SQL लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये। तो इस तरह के लैंग्वेज हम लोग डेटाबेस में यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को अपडेट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। तो SQL लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हैं। ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, हमने इसका भी फुल फॉर्म बताया था, इसके डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आपको फुल फॉर्म ये सब याद रखने हैं। इसी तरह से आपको हमेशा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हमने आपको डेटाबेस का स्कीमा बताया था, है ना, क्या क्या था, व्यू, है ना, इसके बाद आपका क्या क्या, तीन तरह का था ना, आपका तीन तरह का आर्किटेक्चर था, जिसमें फर्स्ट लेवल पे क्या था, व्यू लेवल था। तो व्यू लेवल में क्या हो रहा था, आपको व्यू लेवल पे ही क्लाइंट इन होता है, करेक्ट ना। व्यू लेवल पे ही क्या होता है, क्लाइंट इंड होगा। उसी को क्लाइंट इंड को आप लोग यूजर इंड बोलो या टॉप मोस्ट लेवल बोलो। जो लास्ट स्टेज था वहां पे क्या होता है, फिजिकल फिजिकल व्यू था, और ये क्या था, लॉजिकल, है ना। और
यहां पे कौन काम कर रहा था? डीबीए, जहां पे डिसाइड कर रहा था कि हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। और एक्चुअल में जो आपने रो एंड टेबल बनाया है और वो जाकर के जो डेटा एक्चुअली में स्टोर होगा वो कहां होगा स्टोर? फिजिकल लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड या सर्वर एंड। ठीक है, ये सभी कौन सा लेवल है? लास्ट लेवल, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, अगला जो है, ये भी आपसे क्वेश्चन हर बार पूछता है वो, कि जो व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस जो आपको राही सर का जो ऐप है सैस क्यूजर, उसमें से जो डीबीएमएस 1 है उसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। एक दो क्वेश्चन आपको वहां पे गलत मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पता चल सकता है कि वो कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो सेम ही क्वेश्चन 2 बार है और उसमें ऑप्शन चेंज हो रखा है, वो ह्यूमन एरर है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि उन्होंने गलत दिया है, वो ह्यूमन एरर है। ठीक है, तो ह्यूमन या क्लरिकल एरर जो भी बोल सकते हो, है ना। तो उसमें से डीबीएमएस 1 का जो क्यूज है वो आपको करना ही करना है, क्लियर है। और उसमें भी ये सब क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो व्यू ऑफ टोटल या इंटायर डेटाबेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल डेटाबेस। ये हर बार क्वेश्चन आता है। डिफिनीशन ऑफ ज्वाइन, ज्वाइन का क्या डिफिनीशन है? जैसे कि टेबल्स, कई सारे टेबल्स होते हैं, जैसे कोई कंपनी मान लेते हैं कि प्रोडक्शन कंपनी है, सेल्स कंपनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगी? एक कस्टमर का डेटा बनाएगी और एक जो उसके पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, है ना, जैसे फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगी? एक तो कस्टमर के डिटेल्स बनाएगी और एक साइड सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स बनाएगी। अब ये इसमें से कुछ कॉमन फील्ड हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे टेबल रो कॉलम। तो कॉमन कॉलम हो सकते हैं, कॉमन कॉलम के बेस पे हमें क्या सिलेक्ट करना है? रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है 2 टेबल्स में से। जैसे कि हमें पता चलना है कि ओके, आज के डेट में कितने लोगों ने ये स्पेशल प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि आईफोन 15 परचेज किया है, हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें एक रिजल्ट मिलेगा, और ये क्या करता है? 2 या 2 से अधिक टेबल्स के रोज को हमको एज ए रिजल्ट देता है। ये क्या कहलाता है? ज्वाइन। ज्वाइन का हम सेपरेट क्लास भी अभी लेंगे, शायद मैंने डीबीएमएस के लेक्चर में वो मिस कर दिया था। अभी मैंने आपको अपडेटेड पीडीएफ दिया है जिसमें ज्वाइंस के भी कंसेप्ट मैंने उसमें इंक्लूड किया है। टेबल डैट ज्वाइन इटसेल्फ कॉल्ड एज सेल्फ ज्वाइन। तो आपको डेफिनेशन याद रखने हैं, कौन कौन से? सेल्फ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, और लास्ट वन इज द फुल ज्वाइन। मैंने इसको पीडीएफ में बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रखा है, आप उसको गो थ्रो कर लीजिएगा। इसके लिए एक छोटा सा लेक्चर हम लोग सेशन भी कर लेंगे जिसमें हम आपको ज्वाइन का कंसेप्ट ब्रीफ कर देंगे। तो इस तरह से ज्वाइन के क्वेश्चन आए हुए हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो कि मेमोरी बेस्ड है, जैसे कि विच कमांड इज यूज फॉर चेंज द डेटा। हमने देखा था अपडेट क्या करता है? डेटा को चेंज कर रहा था, करेक्ट। जैसे कि हमें कोई टेबल में, जैसे रमेश है, उसका फोन नंबर अब अपडेट हो, नया आ गया है ना। पहले का जो फोन नंबर है उसने एप्लीकेशन किया है कि हमें हमारा फोन नंबर ये अपडेट कर दिया जाए। तो हम लोग एसक्यूएल कमांड चलाते हैं अपडेट का, अपडेट ये फोन नंबर दिस वेयर नेम रमेश। इस तरह करके हम लोग एसक्यूएल कमांड चलाएंगे, उससे क्या होगा? डेटा क्या होगा? चेंज होगा। डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। डीबीएमएस की हम लोग जब डेफिनेशन किए थे तो उसमें देखे थे कि डीबीएमएस डेटाबेस जो है वो डेटाबेस क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग क्या करते हैं? टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा कहने का मतलब कि आपके पास ये डेटा डिफाइन होना चाहिए, ओके, नेम, रोल नंबर,
एज, इस तरह करके आपको यदि डेटा मिलता है और इसको आप रो एंड टेबल के फॉर्म में सजा लेते हैं, वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो रॉ डेटा होगा वो क्या होगा? अनस्ट्रक्चर। तो रॉ डेटा को आप यदि इस तरह के टेबल में आप उसको सजाइएगा, वो कहलाएगा स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्लियर है? ये भी हमने अब बताया हुआ है। तो आप यदि कंसेप्ट समझ जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। देखिए डीबी में से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। हमारे पास लिमिटेड ही क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन ही मेरे पास आया था उसमें, क्योंकि लोगों को सब याद नहीं होता सारे क्वेश्चन, है ना। बट उससे भी देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन डीबी में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला है विच की रेयरली और डजंट चेंज वैल्यू। ये भी देखे थे हम लोग कि जो प्राइमरी की होता है इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। ये एट ए स्टार्ट ही आपको प्राइमरी की डिफाइन कर देना होता है और बाद में उसका डेटा आप चेंज नहीं करोगे। ये भी हमने पढ़ा था। और ये देखिए अब स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है जो नोट्स का है, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा है कि प्राइमरी की के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि ये एक तरह का कैंडिडेट की है जिसका वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकता, करेक्ट, या फिर ये हमेशा यूनिक रहेगा, तभी तो प्राइमरी की बनेगा, और इसमें कोई अपडेशन पॉसिबल नहीं है, यही चेंज है ना। रिलेशन इज अलाउड टू हैव ओनली वन प्राइमरी की। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी रिलेशन कोई भी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है कॉलम, है ना। ये भी हमने देखा। तो इस प्राइमरी की के बेसिक कंसेप्ट हैं जिससे घुमा घुमा कर क्वेश्चन वो लोग देते हैं। इस तरह से आगे का क्वेश्चन है GIGW का, है ना। GIGW मैंने अपलोड किया हुआ है, आप आई थिंक कि आपने वीडियो देखा होगा और उसके कंटेंट भी पढ़े होंगे, PDF पढ़े होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप खुद से इसको पढ़ने जाओ तो आप कॉम्प्लेक्स इस तरह का इतना सारा उसमें इंफॉर्मेशन है ना कि आप उसको पूरा नहीं पढ़ पाओगे, है ना। 140 पेज का है और ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल टर्म्स भी उसमें मेंशन किए हुए हैं, तो आप बोर फील करोगे। मैंने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, छोटे उसको सिंप्लीफाई करके 10 या 15 पेज में उसको कंसोलिडेट कर दिया। आप उतना पढ़ो, GIGW ऑलमोस्ट कवर होगा। वीडियो लेक्चर देखो, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है GIGW का क्या पर्पस था, और इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस कम सिलेक्टेड है क्योंकि मेमोरी बेस्ड में सब लोगों को याद नहीं रहता, बट जो भी सिलेक्टेड है आप देखेंगे कि नोट्स में डायरेक्ट वो मेंशन किया गया है। जैसे ये है मिनिमम कंटेंट ऑफ होम पेज, लगभग इतने सारे कंटेंट है जो होम पेज पे होने चाहिए। इसी से आएगा कि विच वन इज नॉट टू बी प्रेजेंट ऑन द होम पेज। इस तरह का क्वेश्चन था, डिपार्टमेंट नेम, स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया, लिंक टू ऑल मेजर मॉडल्स और लिंक टू कॉन्टैक्ट अस पेज। तो लिंक टू कॉन्टैक्ट अस पेज जो है सब्सिक्वेंट पेज में होता है, ये आपको याद रखना है। होम पेज में क्या होगा और सब्सिक्वेंट पेज में क्या होगा। तो होम पेज में इतने सारे डेटा होम पेज में होगा, ठीक है, और उसके बाद कुछ 4 या 5 जो डेटा है टाइप का जो कंटेंट है वो सब्सिक्वेंट पेज में होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसी तरह से डोमेन नेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने ये भी बताया है कि नोट्स में जो डबल स्टार लगा है, ट्रिपल स्टार लगा है, सिंगल स्टार लगा है, उसकी उतना ही इंपॉर्टेंस है जैसा उस स्टार लगा है। देखेंगे आप प्रीवियस पेपर में भी मैंने इसको स्टार लगाया हुआ था, है ना। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ट्रिपल स्टार मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से मैंने डोमेन नेम को भी दिया हुआ है स्टार। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, जो भी हमने मेंशन कर रखा है कि इंपॉर्टेंट है, आपको उसको गो थ्रू करना है। डोमेन नेम कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, थोड़ा सा घुमा सकता है वो, जैसे कि वो स्टेटमेंट सिंपल दे दिया था, आई थिंक जैसा मैंने देखा था कि स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट हाइफन नॉट अलाउड। वहां पे क्या स्टेटमेंट मेंशन होगा? स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड। वो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एक्सेप्ट हाइफन नॉट अलाउड, यानी हाइफन हो सकता है, जैसे आप लिखते थे ना इंडियन एक्सप्रेस हाइफन news.nic.in, ऐसा करके बन सकता है, हाइफन डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। अंडरस्कोर नहीं होगा, हाइफन होगा, ठीक है, हाइफन होगा, अंडरस्कोर नहीं होगा। तो ओनली हाइफन अलाउड है, और उसमें भी कंसेप्ट है कि हाइफन लगातार नहीं हो सकता या इस तरह के था, है ना। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसका लेंथ 3 से 63 होना चाहिए।
स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर ये था। नॉन केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव करने का मतलब कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जेनरिक नेम भी अलाउड नहीं है, जैसे abc.com आप ऐसे नहीं दे सकते हो, है ना, जेनरिक नेम नहीं दे सकते हो। तो ये हमने देखा था डीएनएस डोमेन नेम कन्वेंशन। इसके अलावा जो था GIJW से और जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो है, एक है इपिलेप्टिक सीजर इन GIJW। साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है इपिलेप्टिक सीजर के बारे में कि कोई भी कंटेंट जो स्क्रीन पे आता है, यदि मान लेते हैं कि नेम लिखा हुआ है किसी, है ना, जैसे इंडिया अभी जैसे G20 मीटिंग हुआ था, तो ऐसा गवर्नमेंट वेबसाइट हो सकता है। यदि गवर्नमेंट वेबसाइट के होम पेज पे GIJW सॉरी G20 जो मीटिंग हुआ है ना, उसका लोगो वहां पे दिखता है। यदि ये लोगो 1 सेकंड में 3 बार से ज्यादा फ्लैश करे, है ना, तो इसका मतलब है कि वो अलाउड नहीं है। एक सेकंड में 3 बार से ज्यादा फ्लैश नहीं करना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इपिलेप्टिक सीजर इन GIJW। इसका हिंदी जैसे मिर्गी होता है। ये जनरली एक तरह से डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो इसको बढ़ा देता है। यदि 1 सेकंड में 3 बार से ज्यादा फ्लैश करता है तो उसको इन्हांस कर देता है। इसलिए बोला गया है कि होम पेज पे एक बार में 1 सेकंड में 3 बार से ज्यादा फ्लैश नहीं करना चाहिए कोई भी कंटेंट। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज मैंने बता रखा है। मार्कअप लैंग्वेज यूज किस लिए किया जाता है? वेबसाइट बनाने के लिए, है ना। तो इसके एक तो फुल फॉर्म याद रखने हैं आपको सारे, HTML के फुल फॉर्म, XML के फुल फॉर्म, XHTML के फुल फॉर्म। इसके कुछ वर्जन्स भी दिए हुए हैं। तो ये सभी, ये ग्रामर इसको बोलते हैं। मार्कअप लैंग्वेज एक तरह से ग्रामर है, और इसको यूज करके क्या बनाते हैं ये लोग? वेबसाइट बनाते हैं। इसमें मैंने स्क्रीनशॉट में ये भी आपको PDF में दे रखा है CSS, ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। CSS कंट्रोल क्रिएट ए विजुअल डिस्टिंक्शन फॉर लिंक, है ना। तो जो स्क्रीन पे दिखता है, तो वो जो फीचर है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट से आता है। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। GIJW से और भी क्वेश्चन आए हैं, आपको साफ साफ मैंने PDF में दे रखा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कंटेंट कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में मैंने बता रखा था कि ये एक तरह से प्रोटेक्शन है ऑनर का, कि हमारा कंटेंट को आप किस तरह से यूज करोगे, या फिर हम क्या क्या एक्सेस दे सकते हैं, ये सब हम लोग पॉलिसी में, कॉपीराइट पॉलिसी में मेंटेन करते हैं, है ना। तो उसमें गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो या तो लिबरल हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या कंजर्वेटिव हो सकता है, एज पर डिपार्टमेंट। लेकिन जनरली चूंकि गवर्नमेंट एक तरह से सिटीजन सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो लिबरल होनी चाहिए। मैंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये भी क्वेश्चन में आया था। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीज है, याद करके रखना है। कॉमर्शियल बैनर के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट वेबसाइट इज नॉट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल बैनर। कॉमर्शियल बैनर मतलब वो किसी फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ये अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको जो बैनर्स मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। जैसे उसके स्कीम से रिलेटेड मिल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, कि मान लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है और ये बहुत ही इसके बारे में वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, या फिर हो सके अभी G20 मीटिंग हुआ है उसके उपलब्धियों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, मन की बात जो PM मोदी चलाते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, तो ये सब अलाउड है। बट कॉमर्शियल बैनर अलाउड नहीं है। कॉमर्शियल करने का मतलब जिससे कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो, यानी जैसे एड यदि आता है किसी वेबसाइट पे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है ना। तो कॉमर्शियल बैनर अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट चीज है ना, वो सभी जैसे बैनर, एडवर्टाइजमेंट दैट प्रमोट और लिंक अदर गवर्नमेंट एजेंसी एज वेल एज सोशल मैसेज आर परमिसेबल। सोशल मैसेज सिंपल, जैसे डेंगू से बचो, है ना, कैसे बचना है इसके बारे में सोशल मैसेज दे सकता है। तो ये सभी अलाउड है एज ए बैनर एडवर्टाइजमेंट, लेकिन कॉमर्शियल नहीं अलाउड है।
इसके अलावा मैंने आपको बोला था AGI-JW से कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। इसके अलावा IT एक्ट है। मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो चारों जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, इसको एक साथ पढ़ना और इसको एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ना, है ना। जिसमें था एक तो IT एक्ट था, पर्सनल आइडेंटिफिएबल आइडेंटिटी था, है ना, RSPP एंड SPDI 2011 और OWASP। ये मैंने बोला था कि इसको आप एक तरह से कंबाइंड ही स्टडी करेंगे, एक के बाद दूसरा, ताकि इंटरलेट कर सके। इससे कई सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछा था और मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है कि इस तरह के रूल्स, इस तरह के सेक्शन आपको याद रखना है। एक तो है कि उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर का डिफिनीशन कहाँ है ये पूछा था, कौन से सेक्शन में डिजिटल सिग्नेचर का डिफिनीशन है। तो याद रखना, जब भी कोई पॉलिसी आती है, कोई भी एक्ट आता है, तो जनरली पहला जो सेक्शन होता है या पहला जो रूल होता है वो होता है इन टाइटल, है ना, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी वो कहाँ कहाँ अप्लाई होने वाला है वो एक्ट, है ना, एप्लीकेशन, ये सभी फर्स्ट में होता है। कमेंसमेंट यानी कब से वो लागू होगा, ये सभी फर्स्ट सेक्शन में मेंशन होता है। सेकंड सेक्शन जो है वो जनरली डिफिनीशन है, इन जनरल टर्म। डिफिनीशन किसका? उस एक्ट में जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं, जिनका लगता है उनको कि ये इन जनरल वर्ड अलग इसका मीनिंग हो सकता है, लेकिन इस एक्ट में उसका एक स्पेशल मीनिंग है। जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या मीनिंग है? गवर्नमेंट का का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। अकाउंट ऑफिसर लिखा हुआ है, अकाउंट ऑफिसर करने का मतलब क्या होगा? ऑडिट ऑफिसर लिखा है, उसका मतलब क्या होगा? ऑडिट ऑफिसर का मतलब एजी ऑडिट से समझा जाए, क्या समझा जाए, इस तरह का वहां पे मीनिंग होता है। तो इसी तरह से वहीं पे आपको दिया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर का डिफिनीशन, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर का डिफिनीशन उसी सेक्शन यानी सेक्शन 2 में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का क्या मीनिंग है, डिजिटल सिग्नेचर का क्या मीनिंग है, और भी कई सारे डिफिनीशन वहां पे मेंशन्ड है, तो आपको वो भी ध्यान रखने हैं। यही पूछा हुआ था कि डिजिटल सिग्नेचर कौन से सेक्शन में है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 10 तक आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 6 में क्या है। इस तरह से आपको सेक्शन 10 तक आपको रट्टा होना चाहिए, रट्टाफिकेशन। हर बार इससे क्वेश्चन आता है, जैसे अभी सेक्शन 2 पूछ दिया, अगले बार सेक्शन 3 पूछ सकता है, सेक्शन 5 पूछ सकता है, सेक्शन 6 पूछ सकता है। तो ये मैंने सिर्फ इसी का नहीं बताया था, IT एक्ट का ही नहीं बताया था, आपको RSPP का भी बताया था। रूल नंबर जो शायद 7 या 8 रूल नंबर है ना, आपको वो भी याद रखने हैं, है ना। इसी तरह से ये पूछा था कि कौन सा IT एक्ट एबोलिश किया गया है, मैंने ये भी बताया था, ठीक है। ये स्टक डाउन है ना, आपको PDF में मिलेगा कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, ये केस हुआ था, और इसके बारे में मैंने लेक्चर में भी बता रखा है कि ये केस किससे रिलेटेड था। ये फेसबुक मैसेज से रिलेटेड था। इसमें क्या हुआ था कि श्रेया सिंगल नाम की लड़की ने एक फेसबुक पे अपना पोस्ट डाली थी। उसमें क्या था कि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जी का डेथ हुआ था, तो एक दिन का महाराष्ट्र बंद शायद रखा गया था। तो ये 9th क्लास की लड़की थी, इन्होंने क्या किया कि फेसबुक पे जाकर के एक मैसेज पोस्ट किया। वो था मैसेज कि वाई बंद क्यों, है ना, हमें स्कूल जाना, हमें पढ़ाई करना है, लेकिन ये बंद करने के कारण हमारी एक दिन की जिंदगी एक तरह से ठप हो गई है। इन्होंने पोस्ट किया था और इसकी एक दोस्त थी, उसने लाइक किया था। शाम होते होते पुलिस आके इनको अरेस्ट कर ली थी अंडर सेक्शन 66A। ये मैटर चलता गया 2015 में शायद वर्डिक्ट आया और उसमें इस एक्ट को ही एबोलिश किया गया, जिसमें सिंपल लिखा हुआ था कि सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। तो पुलिस यहाँ पे जज की कि ये जो मैसेज श्रेया सिंगल ने पोस्ट किए फेसबुक पे कि बंद क्यों, ये ऑफेंसिव मैसेज है और ये सेंटिमेंट हर्ट कर रहा है किनका, शिवसेना का। तो इस तरह से इनके बेसिस पे उन्होंने अरेस्ट किया। तो ये काफी वेग सेंटेंस है। वेग का मतलब समझते हैं, इसको इंटरप्रिटेशन कोई भी कैसे भी कर सकता है, तो इसलिए इसको स्टक डाउन कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे,
इसके अलावा आपसे चाइनीज ऐप बैन हुआ है, अभी बैन हुआ है हाल फिलहाल में, काफी सारे 57 के अराउंड चाइनीज ऐप बैन हुए हैं। तो वो बैन पूछा हुआ था किस आर्टिकल के तहत हुआ है, तो वो आर्टिकल था 69A। हमने आपको ये भी बताया कि 69A क्या होता है, ठीक है। 69A क्या है, पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। अभी हर जगह बैन होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट ने तो ऐप बंद किया, लेकिन डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि कहीं भी ऐसा लगता है कि वायलेंस होने वाला है ना, तो फॉर द पब्लिक सेफ्टी वो क्या करते हैं, 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद। देखते हैं हर जगह ही लागू होता है। जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हमेशा इंटरनेट बैन है। अभी मणिपुर में बार बार इंटरनेट बैन हो रहा है। वो किसके अंतर्गत बैन हो रहा है, इसका यूज करते हुए उन्होंने बैन कर देते हैं। क्लियर है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगले बार कि किस सेक्शन को यूज करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द पब्लिक सेफ्टी ये बैन कर देते हैं, है ना, इंटरनेट एक्सेस। इसी में और भी चीजें हैं, कुछ कुछ ना क्वेश्चन आप सिंपल होता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये क्वेश्चन, शोल्डर सर्फिंग मतलब कोई ऐसा बैठ के काम कर रहा है और कोई पीछे खड़ा होकर के उसके पीठ पीछे देख रहा है। शोल्डर सर्फिंग का मतलब होता है पीठ पीछे, है ना। इसमें क्या होगा, यदि आप हो सके बैंक का पासवर्ड डाल रहे हैं, जैसे एटीएम पिन, है ना, आप पैसा निकालने जाते हो तो वहां पे बोलता है पीछे कोई खड़ा नहीं रहने देना है किसी को, आप उसको कवर करके पिन डालें। क्यों, वो एक शोल्डर सर्फिंग का ही एग्जांपल है कि आपको पीछे से वो देख रहा है कि आपने पासवर्ड क्या डाला। तो ये कि जब भी आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो कोई पीछे से खड़ा होकर के देखता है, उसी को शोल्डर सर्फिंग कहते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन सिर्फ डिफिनीशन से रिलेटेड है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिफिनीशन ही पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट साइबर सिक्योरिटी, लोगों ने गलती किया है, लोगों ने अटैक मारा है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए थ्रेट। क्यों, देखो साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्यों लाते हैं आप कुछ भी चीजों को सिक्योर क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं वो चीज चोरी ना हो जाए, यही होता है, या उस चीज को कोई चुरा न ले, उसको गलत तरीके से यूज ना कर ले, इसी के लिए आप सिक्योरिटी लगाते हो, है ना। आप कोई फेसबुक का पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रख रहा है, क्यों रखता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको डर होता है कि कोई नॉर्मल यदि पासवर्ड डालेंगे तो कोई भी उस पासवर्ड को डाल करके मेरा फेसबुक हैक कर लेगा, फेसबुक लॉगिन कर लेगा, और लॉगिन करने के बाद क्या करेगा आपको तो पता ही है, लोगों को मैसेज। तो इस तरह से जब भी सिक्योरिटी आपको की जाती है तो वो क्यों की जाती है, क्योंकि डर होता है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल न रह जाए, यानी थ्रेट, डर है उसको। तो यदि आप थ्रेट जैसे क्या है, जैसे फेसबुक पासबुक है, तो वीक पासवर्ड पॉलिसी क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसको वायलेट कर सकता है कोई भी आउटसाइडर, और उसको यूज करते हुए फेसबुक हैक कर सकता है। इसी तरह से वेबसाइट यदि आपका डिजाइन सही से नहीं है तो क्या है, एक तरह से थ्रेट है, और उसको यदि वहां पे कोई बग है तो बग को यूज करते हुए उसको क्या करेगा, वो एक्सप्लॉइट कर सकता है उस नेटवर्क को, उस वेबसाइट को। तो ये थ्रेट का मीनिंग ये होता है। तो थ्रेट को सिक्योर करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी करते हैं। क्लियर है। अटैक क्या है, मे बी आपका सिस्टम सिक्योर है बट फिर भी अटैक होगा, रैंसमवेयर अटैक, इस तरह के अटैक, इसमें आपको थ्रेट नहीं होता, वो थ्रेट जनरेट कराता है थ्रू अटैक, डिफरेंट डिफरेंट तरह के अटैक के थ्रू, रैंसमवेयर और भी तरह का अटैक। आपका मे भी सिस्टम सिक्योर हो सकता है बट थ्रू अटैक वो एक कोशिश करता है कि कोई थ्रेट डेवलप हो जाए ताकि उसको एक्सप्लॉइट करके हम उसके सिस्टम में इंटर कर सकें। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन ऑफ सर्वर, फिर से सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, OWASP में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है। हमने ये देखा था कि आप जैसे कि इनकम टैक्स, अभी जैसे कि कुछ समय पहले आप इनकम टैक्स भर रहे थे, रिटर्न ITR फाइल कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा होगा लास्ट के 1-2 दिन में कि आपको नेटवर्क एरर आना शुरू हो रहा होगा,
पेज नॉट फाउंड, इस तरह करके एरर आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो जनरल केस है, क्योंकि उसको लोड बढ़ गया है ना, रिक्वेस्ट को ज़्यादा कर रहा है, इस कारण से लोड बढ़ गया और इस कारण से उसको क्या हो रहा है, ये पेज नॉट फाउंड का इशू आ रहा है। लेकिन ऐसा केस हो सकता है कि कोई अटैकर सर्वर पे रिक्वेस्ट, बिना मतलब का रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है थ्रू एनी मशीन, मशीन करने का मतलब कोई एप्लीकेशंस हो सकता है, कुछ सिस्टम हो सकता है, टूल्स हो सकता है, उसको यूज करते हुए सर्वर पे ऐसे ही रिक्वेस्ट भेजता जा रहा है। ठीक है, ये आप ज़्यादा नेटवर्क से रिलेटेड है, जिसमें यूडीपी रिक्वेस्ट भेजता है, जिसमें हेलो भेजता है, वहाँ से हैंडशेक आता है, इस तरह करके चलता है पूरा रिक्वेस्ट। तो वो रिक्वेस्ट बार बार उसको भेजेगा, तो सर्वर इसी रिक्वेस्ट के रिप्लाई करने में लग जाएगा। तो इस तरह का जो रिक्वेस्ट आ रहा है इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या है कि इनवैलिड सर्वर, चूंकि उसको रिप्लाई करने में लग जाता है, इस कारण से सर्वर अवेलेबल नहीं होता है जेन्युइन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने में। जैसे आप एक नॉर्मल यूजर हैं जिनका जेन्युइन रिक्वेस्ट है सर्वर की ओर, लेकिन उसको रिप्लाई नहीं कर पाता है क्योंकि कोई टूल्स के द्वारा उस सर्वर पे इनवैलिड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है और सर्वर उसी को रिप्लाई करने में लगा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। मैंने इसको वीडियो में भी बताया था आपको, है ना। इस तरह से फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल भी बहुत ही अच्छा चीज है, हर जगह फायरवॉल आप सुनते होंगे, है ना। तो फायरवॉल सिंपल सी चीज है कि आपका प्राइवेट, है ना, जैसे कि आपका ये प्राइवेट दुनिया है, आप अपने ऑफिस में ये काम कर रहे हो, है ना, इस प्राइवेट वर्ल्ड को आप पब्लिक वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो, है ना। पब्लिक वर्ल्ड मतलब इंटरनेट, जिसे सब कनेक्ट करते हैं। और इंटरनेट जो होस्ट है वो कई तरह के सर्वर पे के थ्रू, यानी लास्ट एंड को क्या है, सर्वर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड ऑफ द इंटरनेट, सर्वर्स, है ना। गूगल का सर्वर हो सकता है, फ्लिपकार्ट का सर्वर हो सकता है, अमेजन का सर्वर हो सकता है, कई सारे के सर्वर हो सकते हैं, है ना। और इनको इंटरनेट पे जोड़ा गया है और इंटरनेट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं थ्रू कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड करती है इंटरनेट की सर्विस करने के लिए, मोबाइल डेटा कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है यदि आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है पब्लिक वर्ल्ड से, तो काफ़ी सारे इशू हो सकते हैं, करेक्ट, काफ़ी सारे इशू हो सकते हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारे अनवांटेड रिक्वेस्ट आपके सिस्टम में आ सकते हैं, अनवांटेड फाइल्स आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे। तो यदि कुछ नोन रहेगा, नोन बग, ठीक है, नोन बग और नोन सिक्योरिटी थ्रेट, है ना, नोन सिक्योरिटी थ्रेट। तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल में ये जो नोन बग या नोन सिक्योरिटी थ्रेट है उसकी कोडिंग होती है। यदि इस तरह का रिक्वेस्ट आएगा तो फायरवॉल यहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए फायरवॉल को क्लाइंट के पास लगाया जाता है, क्लाइंट एंड में, ठीक है। तो क्लाइंट एंड में यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्लाइंट जो भी ट्रैफिक भेजेगा वो फायरवॉल से होकर के निकलेगा और उसके बाद इंटरनेट की ओर रीच करेगा। तो कुछ जब भी इंटरनेट से कुछ भी डेटा ट्रैफिक आएगा तो वो पहले फायरवॉल से होके गुजरेगा और फायरवॉल चेक करेगी कि जो भी डेटा आ रहा है उसमें जो नॉन बग या नॉन सिक्योरिटी थ्रेट है कहीं वो तो नहीं है। यदि है तो उसको ड्रॉप यहीं पे फायरवॉल उसको रोकेगा, ताकि ये डेटा आपके सिस्टम तक ना पहुंचे और आपके सिस्टम को वो करप्ट ना करे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फायरवॉल, मैंने पहले भी बता रखा है फायरवॉल के बारे में। अब है स्टैंडिंग ऑर्डर एंड कंट्रोल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिले नहीं उस पीडीएफ में क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है, इसमें इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग 40 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चंस, मतलब इससे स्टैंडिंग ऑर्डर, कंट्रोल्स, और इसमें एक और आता है WGITI ऐसा कुछ करके, है ना। तो इसका भी मैं वीडियो और इसका भी समरी कुछ हम अपलोड करने वाले हैं, तो ये आपको एक साथ पढ़ने हैं, ये सब इंटर रिलेटेड है। स्टैंडिंग ऑर्डर में भी आपको कई सारे सिक्योरिटी कंट्रोल से मिलेंगे, है ना। आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, है ना, इस तरह भी कई सारे कंट्रोल पढ़ सकते हैं और इसमें भी आपको सेम चीज मिलेगा। तो ये एक तरह से इंटर रिलेटेड है, तो आपको चीजें को एक साथ ही पढ़ लेनी है। अब मैंने आपको फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में बताया था कि जैसे बड़ा सा मान लेते हैं रिलायंस जियो एक कंपनी है,
तो रिलायंस जियो में कई सारे डिवाइसेस होंगे, वो रखे होंगे इसके सर्वर में। अब कोई बंदा जा करके, आप मूवी वगैरह में भी देखते होगे कि उसको हैक करना है और वो सिस्टम सिक्योर है, तो क्या बोलता है कि ये लो पेन ड्राइव, इसमें बग है, जा करके उसके सर्वर में जा करके पेन ड्राइव लगा दो, फिर हमें एक्सेस मिल जाएगा। ऐसा आप सिनेरियो देखते हैं। वही है कि यदि आप फिजिकल सिक्योरिटी सही नहीं है, तो वो जा करके वो पेन ड्राइव आपके सर्वर में लगा दिया और वहां से उसको एक्सेस मिल गया। ये फिजिकल सिक्योरिटी का ही एग्जाम्पल है। ये क्या हो रहा है, कंप्रोमाइज हो रहा है फिजिकल सिक्योरिटी। तो ये या तो पेन ड्राइव को स्टील कर ले रहा है, चुरा ले रहा है, या फिर आपके सिस्टम में जाके कोई भी ऐसे ही पेन ड्राइव लगा दे रहा है। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल वीक सिक्योरिटी ऑफ फिजिकल एक्सेस, है ना। एजाइल एंड वाटरफॉल मॉडल, ये डिवाइस एक्विजिशन वगैरह में है। इसका भी मैं एक छोटा सा लेक्चर लूंगा, ये भी छूटा हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। हर बार एजाइल एंड वाटरफॉल मॉडल से एक दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, और एक ही तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, वो डिफिनीशन और उसके बेसिक्स से रिलेटेड, तो ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा इस बार सैस ने थोड़ा सा चालाकी बरता और कुछ डिफिनीशन को डायरेक्ट ना पूछ करके घुमा करके पूछा, और लोग कंफ्यूज हुए। हालांकि मैंने लेक्चर में ये चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। जो बेसिक इंफॉर्मेशंस प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन रिप्यूटेबिलिटी, कन्फॉर्मेंस, और भी कई सारे चीज़ें हैं, उसका मैंने अच्छे से उसका समझाया है। यदि आप उसको समझे होंगे कंसेप्ट, तो ये क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं, है ना। ऑथराइजेशन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, ऑडिट ट्रेल क्या होता है, ये सभी आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। नॉट डिफिनीशन, आपको एक्चुअल कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन था कि बॉब सेंट मैसेज टू चार्ली ऑन द वे इट वाज रेड बाय एलेक्सा। एलेक्सा ने उसको सिर्फ पढ़ा है। क्या किया उसने, पढ़ा है। इन द सेंस कि ऐसा समझो एक फिजिकल वर्ल्ड में कि मुंबई से आपने एक पोस्ट भेजा अपने घर पे, और पटना में कोई पोस्ट उसका खोल करके पढ़ लिया, है ना, कि क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद वो पोस्ट है जो आपके घर पे डिलीवर हुआ। क्लियर है, ये फिजिकल वर्ल्ड में। तो यदि ऐसा हुआ तो फिर ये क्या कहलाता है। अब वो कॉन्फिडेंशियल रहा, आपने कॉन्फिडेंशियल चीज को घर पे भेजा था, जिसको सिर्फ घर वाले ही पढ़े, लेकिन पटना में कोई पढ़ ले रहा है, तो वो मैसेज आपका कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। इसी चीज को सिक्योर करने के लिए व्हाट्सएप आपको हर बार मैसेज देता है कि आपका मैसेज इंड टू इंड इनक्रिप्टेड है, सिक्योर्ड है, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड एजेंट आपके मैसेज को रीड नहीं कर पा रहा है, यानी आपकी कॉन्फिडेंशियली हम मेंटेन करते हैं। तो यही इसका डेफिनेशन था। यानी ये क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाए, यदि कोई भी रीड कर लेगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी। आई थिंक क्लियर है ये चीज। इफ चार्ली कांट कंफर्म हु, यानी बॉब ने भेजा है कि एलेक्सा ने भेजा है, ये उसको पता नहीं चल रहा है, कंफर्म नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या, यानी मुंबई से जो हमने तार भेजा, पोस्ट भेजा घर पे, ये पता नहीं चल रहा मुंबई से हमने भेजा या किसी और ने भेजा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसने भेजा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं है, तो ये होगा ऑथेंटिसिटी। आई थिंक क्लियर है। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि किसके थ्रू मैसेज आया है, ये आप जज नहीं कर पा रहे हो। यानी मैंने मैसेज भेजा है या मेरे बिहाफ पे किसी और ने मैसेज भेजा है, और वो सामने वाले इसको जज नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज ऑथेंटिसिटी दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अगला क्या है, आई सेज आई डिडंट सेंड द मैसेज। अब क्या है कि हमने तार भेजा और ये सब सही है ना, कोई उसको न पढ़ पाया और न ही ऑथेंटिसिटी है, मैंने ही भेजा है। और जब सामने वाला बोल रहा है कि तुमने भेजा था, और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं हमने नहीं भेजा है, यानी सेंडर डिनाइड कि नहीं 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 हमने अब नहीं भेजा। हमने यहां भी बताया था कि गवर्नमेंट यदि कुछ सेंड करती है, अपने साइट पे अपलोड करती है, और बाद में वो डिनाई कर दे कि नहीं नहीं हमने नहीं भेजा, हमने नहीं ये ऑर्डर निकाला था। जैसे कि स्पेशली आपको देखते होगे कि कभी कभी
जॉब रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ जाती है या कुछ आ जाती है, और वो फैल जाता है कि सरकार ने ये, अरे जैसे अभी सीजीएचएस का आ गया था, है ना, तो इस तरह से आता है इन्फॉर्मेशन और फिर ये वायरल होता है, देन सरकार बोलती है नहीं नहीं ये हमने तो भेजा ही नहीं था, यहाँ पे सेंडर डिनाई कर रहा है। तो यदि सेंडर डिनाई कर रहा है और सही में वो सेंडर डिनाई कर रहा है कि नहीं हमने नहीं भेजा, तब तो ऑथेंटिसिटी में आ जाएगा कि ऑथेंटिक नहीं था वो इन्फॉर्मेशन। लेकिन यदि एक्चुअल में वो भेजा फिर भी वो डिनाई कर रहा है, तब कहलाएगा नॉन रिपोर्टेबिलिटी। तो ऐसे वो डिनाई ना करे, इस डिनाई से बचने के लिए क्या होता है कि जब भी वो भेजे तो डिजिटल सिग्नेचर एक तरीका था, है ना, कि वो डिनाई नहीं कर सकता। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजे हो, किसी को थ्रेट दिए हो जान से मारने की, और पुलिस आपको आके अरेस्ट कर लेती है उस मैसेज के बिहाफ पे, तो आप उसको डिनाई कर पाओगे कि मैंने मैसेज नहीं भेजा था? नहीं डिनाई कर पाओगे, क्योंकि जब भी मैसेज इनिशिएट होता है तो उस कुछ कोड लेके इनिशिएट होता है, जो कोड यूनिक होता है ना, तो वो कोड आपसे रिलेटेड ही है और यूनिक है, ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि ये मैसेज आपने भेजा। आप उसको ये नहीं बोल सकते मैंने नहीं भेजा है। तो नॉन रिपोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि सेंडर डिनाई नहीं कर सकता कि मैसेज उसके द्वारा नहीं भेजा गया। जैसे आपने जातीय आवासीय आय ये सब बनाते हैं हम लोग, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, तो यदि आपको डिजिटल सिग्नेचर करके देता है और आप उसको आगे रिप्रेजेंट करते हो, बाद में ये डिपार्टमेंट नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये तो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो साइन हो रखा है, यानी कंफर्म हो रखा है कि उसने इशू किया है। तो ये चीजें थी, ये हमने पहले भी समझाया था। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। बॉब ने एक मैसेज भेजा चार्ली को, ऑन द वे मैसेज वाज अल्टर्ड बाय अलेक्सा। जैसे मैंने बोला मुंबई से तार हमने पोस्ट किया, है ना, बिहार शरीफ, ऐसा कुछ मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बिहार शरीफ सेंड किया गया मुंबई से, पटना में किसी ने खोला, पटना में उसको खोला और खोल करके मैसेज को चेंज कर दिया। मैंने मैसेज भेजा था कि मैं 30 तारीख को घर आने वाला हूँ, उसने 30 को की जगह 20 कर दिया। मैसेज क्या हो गया? अल्टर हो गया। मैसेज यदि अल्टर हो गया, यानी इसका मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, जो भी डेटा भेज रहे थे, वो चेंज हो गया। चेंज हो गया इसका मतलब डेटा अपनी इंटीग्रिटी क्या कर दिया? खो दिया। अब डेटा की इंटीग्रिटी लूज कर गई है, तो इसका क्या होगा? इंटीग्रिटी। तो याद रखिएगा जो 3 वर्ड है, एक मिनट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस वीडियोस और आपके नोट्स में मिलेंगे आपको, ये सारे कंसेप्ट मैंने वीडियोज में समझा रखा है ना। तो आप वीडियो को बहुत अच्छे तरह से देखें और उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करें। जैसे कि मैंने 2 वर्ड बोला, 3 वर्ड है, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, देन नॉन रिपुडिएबिलिटी, और एक है इंटेग्रिटी। इसको आप फिर से एक बार क्लियर करें। डेटा को इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट इसके कंस्टिट्यूएंट हैं। क्यों? यानी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहेगी यदि सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज बिना कोई पढ़े हुए चला गया, तो एक कंस्टिट्यूएंट है कि इंटीग्रिटी बनी रह सकती है। और दूसरा नॉन रिपोर्टेबिलिटी, यदि वो डिनाई, सॉरी, ऑथेंटिसिटी, नॉन रिपोर्टेबिलिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी। ये 2 है, ये मेन कंस्टिट्यूएंट है कि ये डिसाइड करने के लिए कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी हुई है। क्लियर है? ये 2 मेन इसका इंग्रेडिएंट है। ये चीज है कि बॉब ने मैसेज भेजा चार्ली को, लेकिन चार्ली उस मैसेज को पढ़ नहीं पा रही है। ठीक है, बॉब ने सेंट ए मैसेज टू चार्ली बट चार्ली इज अनेबल टू गेट द मैसेज। इसका मतलब डेटा अनअवेलेबल है, मैसेज अनअवेलेबल है।
ये आप नॉर्मल केस में नेटवर्किंग में देखते हो, आप जब शॉप पे फ़ोन पे से पेमेंट करने जा रहे हो, आप पेमेंट यूपीआई आपको मिला, आप पेमेंट कर रखे हो, लेकिन कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आ रहा है, टाइमली कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप दुकान पे क्या खड़े रहोगे 5 मिनट 10 मिनट? नहीं ना। तो वहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली डेटा अवेलेबल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए। यदि टाइमली डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो उसकी मीनिंग भी या फिर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह पाती है। फॉरेंसिक ऑडिट, आप मूवी वगैरह में देखते होगे कि फॉरेंसिक ऑडिट कैसी होती है। जैसे कि अभी एक आया था कि स्पाईवेयर, इजराइल ने एक स्पाईवेयर पेगासस बहुत लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया है, जिससे उस वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है इससे पता चल रहा है। तो यदि इसका जांच हो, इसकी तहकीकात हो, तो वो किधर जाएगा? फॉरेंसिक ऑडिट में जाएगा। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या करेंगे वो लोग? वो पूरा का पूरा नेटवर्किंग उसका चेक करेंगे कि कुछ बग इसमें है भी या नहीं है। तो फॉरेंसिक में क्या होता है, हम लोग डिजिटल मीडिया को एग्जामिन करते हैं, ना कि नॉर्मल पेपर मीडिया वगैरह को, जो हम लोग ऑडिट करते हैं, कंप्लायंस ऑडिट वगैरह, फाइनेंस ऑडिट, ये सब नहीं। फॉरेंसिक ऑडिट में हम लोग डिजिटल मीडिया की ऑडिट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि क्या वो कोई एविडेंस मिला क्या, जिससे कि हाँ ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इस तरह से क्वेश्चंस आए थे, है ना। स्टैंडिंग ऑर्डर से, उसके डिफिनीशन से मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। स्टैंडिंग ऑर्डर रामबाण है स्टैंडिंग ऑर्डर, और मैं WGIT का भी कुछ कंसेप्ट दूंगा आपको, उसके कुछ छोटे वीडियो लूंगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको PC3 पास करने के लिए। स्टैंडिंग ऑर्डर आपको बढ़िया से पढ़ना है, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक मैंने देखा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का देखा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से भी ज़्यादातर वो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल्स नहीं है। मैंने PDF में सबका एग्जाम्पल्स दे रखा है, आप इंटरनेट पे भी कुछ एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। जैसे डिफिनीशन ऑफ आस पास सास पूछ रखा है, मैंने आस का डिफिनीशन बताया था आपको, क्या है आस, है ना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कस्टमर इंड है ना। जैसे कि किसी ने शॉपिंग मॉल ओपन किया है, किसी ने फार्मेसी का दुकान ओपन किया है, और उसको छोटे छोटे सर्वर्स चाहिए। छोटे छोटे सर्वर्स का मतलब वो नहीं चाहता कि हम 100 GB का, मान लेते कि कुछ ऐसा लो कि छोटी कंपनी खोला है, ठीक है, लो लेवल पे IT कंपनी खोला है, अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसको 1000 GB, या फिर ऐसा करो कि नहीं सर 1000 GB भी बहुत कम है, उसको 10 TB हार्ड ड्राइव चाहिए, उसको 100 GB रैम चाहिए। इस तरह करके उसको रैम हो गया, ये रोम हो गया, फिर हो सकता 100 कोर CPU हो गया। तो ये सब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब नॉर्मली बड़ा है। आप एक लैपटॉप वगैरह में तो आपको 6 GB रैम मिलता है, 1 TB हार्ड ड्राइव मिलता है। तो आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था एक कंपनी को ओपन करने के लिए, और आपको नहीं चाहते कि आप फिजिकल डिवाइसेस ऑब्टेन करें और अपने रूम में इसको इंस्टॉल करें और इसको पूरा का पूरा मेंटेन करें, है ना। तो आप क्या करोगे, ये सेम चीज़ आप जाओगे बड़ी कंपनी गूगल वगैरह के पास, वो आपको प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, आप उनको रीच करोगे, उनसे परचेज करोगे। इनके पास 10 TB क्या, इनके पास मे बी 10,000 TB का स्टोरेज है, मे बी 10,000 GB का रैम है। इस तरह करके उनके पास एक बड़ा सा रूम में सर्वर है उनके पास, उन्होंने ये सब मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो वो कैसे आपको ये प्रोवाइड करेंगे, इसको जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतने रिक्वायरमेंट का एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करेंगे, जिसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। और उस वर्चुअल स्पेस में आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको यहाँ पे इससे निकाल लेंगे। वो आपको वहां से ला करके हार्ड नहीं दे रहे हैं, आपको वहां पे निकाल करके आपके लिए उसने डेडिकेट कर दिया है कि ये यूजर आईडी और इस पासवर्ड से यदि इसके पास रिक्वेस्ट आएगा तो इतना उसको एलोकेट हो जाएगा, और आप इसको एक्सेस करेंगे थ्रू इंटरनेट। इसी को बोलते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, कि आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग, थ्रू इंटरनेट, है ना। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी देखा था हमने कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या मिल रहा था कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा था जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं, देखे थे हमने। उसमें आपको, चूंकि आप यदि अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो आपको तो कोडिंग आती नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल, आपको दिया रहेगा जैसे मेडिसिन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया गया कि आपको फार्मेसी ओपन करना है और ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको फार्मेसी से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो एक वेब पेज में दिखेगा, आपको बस टिक करना है कि हाँ हमको ये वाला फीचर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वाला फीचर नहीं चाहिए तो क्रॉस, ये वाला फीचर चाहिए तो टिक। ऐसे करके आप अपने लिए एक एप्लीकेशन आपका बन जाएगा। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ये था। तो इसी तरह से हमने देखा था डिफिनीशन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर ही दे देता है वो, है ना। तो इस तरह से हमने देखा था। रियल टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था? रियल टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे जगह यूज होता है जहां पे आपको माइक्रो सेकेंड में रिक्वायरमेंट होती है एक्शन लेने की, ये जज करने की कि अगला एक्शन क्या होगा। आपको वहां पे टाइम नहीं है ना, आपको मिली सेकेंड में ये डिसीजन लेना है। तो ऐसे के लिए हमको रियल टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स कहाँ कहाँ ये, तो इसके एग्जांपल्स पूछा हुआ रहता है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है, डिफेंस फील्ड में यूज किया जाता है, स्पेस फील्ड में यूज किया जाता है, जैसे कि रॉकेट लॉन्च वगैरह में। तो वहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग, रियल टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, सुपर कंप्यूटर वगैरह जो ये परफॉर्म करता है डिफेंस वगैरह में, मेडिकल में यदि ऑपरेशंस करने हो, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस वगैरह में रियल टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये सब एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द क्लाउड प्रोवाइड द वर्चुअल हार्डवेयर, यही वर्चुअल हार्डवेयर की बात कर रही है, तो यानी ये होगा क्लाइंट पोजीशन इन क्लाउड। इन हमेशा क्लाइंट का पोजीशन, चाहे आप डेटाबेस में हो या क्लाउड सर्विसेज में हो, कहीं भी हो, फ्रंट एंड होगा जो कि उसको एक्सेस करने वाला है, यानी फ्रंट एंड। मीनिंग ऑफ द क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में क्या मीनिंग था कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह है और वहां एक जगह से मल्टीपल तरह के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझो कि मान लेते हैं कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा सर्वर पड़ा हुआ है जहाँ पे सारा का सारा है, और यहाँ से इंडिया में कई सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जापान में कई सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, पाकिस्तान में कई सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी वन टू मेनी, वन टू मेनी डिस्ट्रीब्यूशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड का मीनिंग यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा दिखता है कि एक जगह से बहुत सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे कि बारिश हो रही है ना, और ये एक तरह से क्लाउड है। तो इस क्लाउड का मीनिंग यहाँ पे इस तरह होता है। क्या ऑप्शन क्या था ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपको मीनिंग समझ लेना है कि क्लाउड का मीनिंग क्या होता है, तो आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है ये। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस देखा था और उसके बेसिस में मैंने ये पीपीटी बनाया है, प्रेजेंटेशन दिया आपको। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से हैं और पीडीएफ या फिर वीडियोस देखने से कितना इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ हमारे पास आई थिंक ये लगभग 40 या 45 के अराउंड ये क्वेश्चंस थे जिसको मैंने सेग्रीगेट किया है। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए सिलेबस से भी हैं और कुछ क्वेश्चन इससे होंगे भी जिनको लोगों ने वहाँ पे अपना दिया नहीं, मेमोरी वेस्ट में छूट गया उनसे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है आप उसको सही से पढ़ें। हम एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या और हमने क्या क्या कवर किया हुआ है और आने वाले लेक्चर्स में किस पे फोकस होगी और आपको कैसे बाकी सेक्शन भी करने हैं। तो ओके, यहाँ से नहीं दिखेगा, ऐसे ही है।
आ, आपके पास ऑलरेडी सिलेबस होगा, है ना? तो मैं इसी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं सिलेबस का, और हमने क्या क्या कवर किया है। आई थिंक आपको ये दिख रहा है क्या? तो ये पहला जो कुछ टॉपिक है, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर एंड देयर कंपोनेंट हार्डवेयर सीपीयू मेमोरी डिवाइस, आई थिंक ये पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने, नॉर्टन पीटी नॉर्टन बहुत सारे, है ना? ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। इंपोर्ट पीडीएफ राजिफ, और ये है आपका आ, आप खुद भी सिलेबस ओपन कर सकते हैं, है ना? ताकि आपको पता चले मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ देखेंगे कि जो पहला टॉपिक है आपका वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। इसमें से जो 1.1 है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर एंड इसके कंपोनेंट के बारे में बात की जा रही है, ये आपको और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप पीटी नॉर्टन वगैरह में पढ़े होंगे। इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ चाहिए मटेरियल, आप यदि टेलीग्राम ग्रुप में आप लिखते हैं तो मैं इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? इससे बहुत बहुत 6-7 क्वेश्चन आते हैं, है ना? इसके बाद है लैन, इसी में आ जाएंगे लैन वैन। ये ऐसा है कि आपको जो 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप 3-4 क्वेश्चन कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके पास बेसिक इतना नॉलेज है। बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने आपको मटेरियल दे दिया है। वीडियो में थोड़ा साउंड कम आ रहा है, मैं उसको रीअपलोड कर दूंगा। ईआरपी सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट, इसके बारे में मैं बेसिक कंसेप्ट का कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। डेटाबेस सिस्टम मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है, ठीक है? इससे आपको 12 मोर देन 10 क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना? इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका आईटी एक्ट 2000। ये भी किया मैंने, आरएसपीपी भी कर रखा है, जीआईजीडब्ल्यू भी कर रखा है, और एनईजीपी और डिजिटल इंडिया ई क्रांति मिशन। मैं आज या कल आपको लेक्चर की शूटिंग हो जाएगी, और आपको इस वीकेंड में आपको इसका भी लेक्चर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो एकदम फिक्स है कि इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं, है ना? अभी जैसे 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें आपको एग्जांपल्स होंगे कि कौन सा जो प्रोजेक्ट्स हैं उस सेंटर का है, कौन सा स्टेट का है, और कौन सा इंटीग्रेटेड है। ये आपको डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, और हर बार आपको एक क्वेश्चन दिखेगा आप जो आता है वो है वाहन और सारथी, वाहन एंड सारथी। इससे हमेशा 2 क्वेश्चन दिखता ही दिखता है कि वाहन एप्लीकेशन किस लिए यूज किया जाता है और सारथी एप्लीकेशन किस लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं कि जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है वो जो है वो स्टेट का है, या फिर सेंटर का है, या फिर इंटीग्रेटेड, यानी दोनों मिलकर के चल रहा है। ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ई क्रांति मिशन है वो एनईजीपी 2.0 है। इससे रिलेटेड मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और ये भी आपको एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का ही क्लास होने वाला है, और आपको ये मटेरियल भी मिल जाएगा, और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएगा। 2-3-4 क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, जिसके लिए आपका स्टैंडिंग ऑर्डर भी इसी में है, नहीं स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स में आपको आपका जो आ रहा है वो है ये डिफिनीशन। ये आपको याद रखना है, ये डिफिनीशन हर बार पूछा जाएगा आपसे। जैसे बॉब से पूछा, बॉब के थ्रू आपको दिया गया था, इस तरह से और भी नए तरीके से ये आपको पूछा जाएगा। आई थिंक सभी से पूछ रखा था, 1 2 3 4 क्वेश्चन लगता है इससे से डायरेक्ट होगा, है ना? प्राइवेसी ऑफ प्रिंसिपल, ये पीआईआई मैंने ये भी बता रखा आपको। फिजिकल एक्सेस एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ये भी सिंपल है। और ओडब्ल्यूएसपी, ये भी मैंने क्लास ले रखा है। ये भी आपका सिलेबस, ये भी सेक्शन कंप्लीट हो रखा है। देन जो अगला टॉपिक है स्टैंडिंग ऑर्डर इन आईटी ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। इससे आप करेंगे तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस लग जाएंगे।
ये आपको नोट्स पढ़ना है और इसके बाद सैस क्यूजर ऐप से इसका जरूर लगाना है, ठीक है। सैस क्यूजर ऐप से ये मॉक इसका जरूर लगाना है, ठीक है। 100% कंपलसरी है। और ये जनरल कंट्रोल्स है ना। और आपको ये इससे रिलेटेड मैं कुछ भी मटेरियल नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसका एक दो एग्जाम्पल आता है CAT का, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको क्वेश्चंस एज ए दे दूंगा। HDLC जो है वो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, और इससे क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि किसी को याद ही नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता नहीं है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा HDLC कि हर एक स्टेज पे क्या क्या हो रहा है, और ये आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है एक एग्जांपल लेकर के कि कैसे एक GST एप्लीकेशन बना होगा, और इसमें GST एप्लीकेशन जो बना है उसमें कैसे कैसे हर एक स्टेज पे प्रोसेस इन्वॉल्व रहा होगा, मैंने एग्जांपल लेके इसको समझाया है। इसके अलावा जो बुक पढ़ना है मटेरियल, वो मैं इससे रिलेटेड भी इसके भी कुछ आपको नोट्स देने वाला हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये दोनों कवर करने ही हैं, और मैं इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल आपको दूंगा। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट हमने सिलेबस कवर कर रखा है। जो कुछ टॉपिक बचे हैं उसका मैं आपको जल्द से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आप सब से गुजारिश है कि आप जो भी PC3 सैस वाले जो ग्रुप में हैं वहाँ पे आप एक्टिव रहें, वहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन हो सकती है। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिन्होंने परचेज कर रखा है मटेरियल, है ना, उसके लिए जो भी जिन्होंने परचेज कर रखा है वो PC3 कुछ डॉट करके है ना, उसको हर लोग ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने परचेज कर रखा है, और वहाँ पे डिस्कशन और कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको दिए जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। बाकी जिन्हें लगता है ये वीडियो अच्छा है ना, तो आप हर कोई PC3 का जो ग्रुप है मैं आपको PC3 ग्रुप का जो नाम है वो है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि और मिशन सैस पे भी इससे रिलेटेड मैं लिंक वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप ये इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप वीडियोज वगैरह देखने के लिए आपको कोर्स परचेज वहाँ से कोर्स लेना होगा, है ना, जो वहाँ पे मेंशन्ड है मिशन सैस में भी और PC3 में भी। कोड वगैरह के लिए है वहाँ पे जो 500 का डिस्काउंट है, वहाँ पे कोड भी मेंशन्ड है, आप उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इससे रिलेटेड जो भी डॉट्स आएंगे वो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच।